हेलो, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका टारगेट विद चंद्रा में। मैं चंद्रभान। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी सत्याग्रह और आंदोलन हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम गांधी जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सत्याग्रह और आंदोलन हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम में अक्सर हर एक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न इन आंदोलनों या सत्याग्रहों से ज़रूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस समय लॉकडाउन में क्या है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वो इस समय आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि इस वक्त ऐसी परिस्थिति में, हालांकि ये स्वाभाविक सी बात है कि अभी कोई डेट एग्ज़ाम की क्लियर नहीं है, कब क्या होगा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये बात जानी चाहिए कि आज इस ऐसी परिस्थिति में जिसने लगातार निरंतर वो काम करता रहा, निरंतर वो अध्ययन करता रहा, भले पहले की अपेक्षा कुछ कम घंटे पढ़ाई करे, लेकिन निरंतर जो काम करता रहेगा वही उन लड़कों से, उन तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों से आगे निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप ये मत सोचो कि सारे के सारे वैसे ही हैं। किसी न किसी कोने में आपसे भी ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हैं। आप सोचो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो सारे नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा मत सोचो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो इस समय मेहनत कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अपना मन एकाग्र बनाए रखते हुए कुछ न कुछ समय तक अध्ययन करना जरूरी है, जिससे कि आप आगामी जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके पश्चात एकदम बाढ़ सी आ जाएगी परीक्षाओं की और जल्दी जल्दी से चीज़ें होंगी और तब आप फिर अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ाई निरंतर जारी रखना जरूरी है। निरंतरता स्टडी में बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। भले आप कछुआ की चाल चलो, लेकिन धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रहों की, और यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्ट या पॉइंट्स छूटेगा नहीं जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाला है। महात्मा गांधी कब आते हैं, कितने सत्याग्रह किए, सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे अगर हम महात्मा गांधी के बात करें तो सबसे पहले तो इनका आगमन, और जब बात करेंगे आगमन की तो आगमन कहाँ से होता है भारत में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले कहाँ रहते थे। इसके पहले उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ पर भी जो आपके नक्सली टिप्पणी जो होती थी वहाँ पर लोगों के अंदर, जो आपके वहाँ पर काले लोग हैं, निग्रो लोग हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। और वहाँ की कहानी आपको पता भी है कि किस तरीके से गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया जाता है, ब्लैक डॉग कहा जाता है वहाँ के गोरे लोगों के द्वारा। तो 20 वर्ष तक वहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह किया। उसके बाद में ये 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत इनका आगमन होता है। उसके बाद भारत में इनकी जो राजनीति है उसकी शुरुआत होती है। आपको ये भी पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। तो भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी में होता है। उसके बाद इनका पहला जो सत्याग्रह है वो दोस्तों बिहार के चंपारण में किया गया सत्याग्रह है, जो कि 1917 ईस्वी में किया गया। बिहार और बंगाल में एक पद्धति, एक कुप्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति का मतलब है कि जो आपका मतलब बीघा होता है वहाँ का, वो 20 कट्ठे का होता है। एक बीघा 20 कट्ठे का, तो 20 कट्ठे के 3 कट्ठे हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस तरीके का वहाँ के किसानों के लिए करना अनिवार्य था। तो किसान चूँकि वहाँ के चावल की खेती करना चाहते थे वो, और इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आती थी, वो मजबूर होते थे। तो जब 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होता है, चूँकि 1915 में तो आते हैं, 1916 में लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन होता है। तो वहाँ रामचंद्र शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया था कि महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था कि हमारे यहाँ आइए और हमारी मदद करिए। तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था, किसानों के लिए प्रथम सत्याग्रह किया था, और ये सत्याग्रह सफल भी होता है हालांकि बाद में, जिसके लिए कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तो महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। क्यों दी गई, चूंकि उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था और इसमें किसानों की मदद की थी। तो इससे खुश होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये आपको महात्मा की उपाधि इनको दी थी। तो दोस्तों, एक यहाँ पर एक चीज़ और जान लेना जरूरी है कि एक यहाँ पर विवाद है कि एक व्यक्ति हैं SR मेहरोत्रा, जिनकी पुस्तक है महात्मा एंड द डॉक्टर। महात्मा एंड द डॉक्टर पुस्तक में इन्होंने ये दावा किया है कि महात्मा
सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं बल्कि प्राणजीवन मेहता जी के द्वारा दिया गया। प्राणजीवन मेहता भी काठियावाड़ गुजरात के ही रहने वाले हैं और इन्होंने गांधी के साथ भी काम किया है। तो प्राणजीवन मेहता ने एक पुस्तक लिखी थी और एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र में सबसे पहले 1909 ईस्वी में उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा कहा था। तो ये विवाद है थोड़ा सा, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछता है, किस तरीके के विकल्प देता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी, और वो महात्मा की उपाधि कब दी? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद में। तो ये तो हो गई चंपारण सत्याग्रह की बात। दूसरा जो सत्याग्रह इनका है वो है दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और यहाँ के जो मिल और मजदूर थे, मिल के मालिक और मजदूरों के बीच में यहाँ पर अनबन हो गई थी। जो मजदूर थे, ये कब किया गया? 1918 ईस्वी में। तो वहाँ के जो मजदूर थे उस मिल के, अहमदाबाद मिल के, वो लोग चाह रहे थे कि 50% बोनस दिया जाए, जबकि वहाँ का जो मालिक था वो कह रहा था नहीं, 20% से ज़्यादा बोनस नहीं देंगे। तो मजदूरों के मदद के लिए गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की। तो भारत में प्रथम भूख हड़ताल अगर गांधी जी के द्वारा की जाती है तो वो दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान की जाती है। और यहाँ पर हालांकि ये भी सफल रहता है और बाद में होता क्या है, ना तो 50 और ना 20, 35% बोनस देने की मांग को स्वीकार यहाँ पर किया जाता है। तो ये था आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया दूसरा सत्याग्रह था। अगला सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा भी दोस्तों गुजरात में ही पड़ता है, अहमदाबाद के पास में। 1918 ईस्वी में इन्होंने ये सत्याग्रह किया था और ये खेड़ा सत्याग्रह पूर्ण रूप से किसानों के लिए किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रथम वास्तविक व पूर्ण किसान सत्याग्रह था। देखिए वहाँ पर किसान सत्याग्रह उसको नहीं बोला गया है, लेकिन ये आपका विशुद्ध एक किसान सत्याग्रह था, पूर्ण वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है 1918 ईस्वी में। हालांकि सिर्फ अकेले नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं, ऐसे कई लोगों ने गांधी जी का समर्थन भी किया था इस खेड़ा सत्याग्रह में। तो खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए किया गया था और इसमें यही था कि ज़्यादा लगान न वसूला जाए, ज़्यादा लगान न वसूला जाए, जिसके लिए यह सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया अहमदाबाद गुजरात में। अगला सत्याग्रह है रॉलेट सत्याग्रह। ये रॉलेट और सत्याग्रह के पहले हमें रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेना चाहिए। वैसे मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी में आता है और ये क्या था? एक तरफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारतीयों को संवैधानिक अधिकार देने की बात की जा रही थी और दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून ला करके भारतीयों की आवाज़ को दबाया जा रहा था। इसमें क्या था कि किसी भी भारतीय को शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना ताकि वो दंगा फसाद न कर पाए। दंगा फसाद होने के पहले ही शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, इस कानून को एक नाम दिया जाता है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून, और काला कानून भी कहा जाता है, जो कि 18 मार्च 1919 ईस्वी में पारित हो गया था। तो इसका पूरे भारत में काफ़ी विरोध हुआ। इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने क्या किया था कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसके लिए सर्वत्र सत्याग्रह किया, अर्थात गांधी जी का सभी ने समर्थन किया और सब जगह यह सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। और बाद में होता क्या है कि 8 अप्रैल 1919 ईस्वी में जब पंजाब में ये सत्याग्रह उग्र रूप धारण कर लेता है, तो गांधी जी जा रहे थे तो पंजाब के पलवल में क्या होता है, गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या होता है कि सैफुद्दीन किचलू और कई अन्य जो आपके लोग रहते हैं, उन्होंने जब विरोध प्रदर्शन किया तो फिर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में अब भारतीय जो जनता थी वो और उग्र रूप धारण कर लेती है, उसको और गुस्सा आता है और इसी के एवज में आपको पता है कि आपके पंजाब के जलियांवाला बाग में क्या होता है कि मीटिंग आयोजित की जाती है। गांधी जी भी जेल में थे, सैफुद्दीन किचलू भी जेल में थे और कई अन्य प्रमुख नेता थे वो भी जेल में थे, और सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो इनके विरोध स्वरूप एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और आपको पता है कि 13 अप्रैल अर्थात 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और 5वें दिन क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जनरल डायर ने क्या किया कि अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 1000 लोगों की यहाँ पर डेथ होती है। इसका वीडियो में भी डिटेल में आपको बना चुका हूँ। तो ये रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया जाता है गांधी जी के द्वारा। अगला जो इनका आंदोलन है खिलाफत आंदोलन।
1919 ईस्वी में किया जाता है और इसमें सबसे पहली बार हिंदुओं व मुस्लिमों को एक साथ लाने की कोशिश की गई थी, होते भी हैं। और यहाँ पर सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। दोस्तों, लोग रट्टा मारते हैं और सिर्फ समझ लेते हैं कि हाँ ये इतने इतने समय हुआ था, लेकिन आखिरकार खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह क्यों हुआ, इसका भी कोई कारण रहता है। तो हम यहाँ पर कारण की बात करेंगे और ज़्यादातर लोग पढ़ाने में ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं और सीधा का सीधा क्या करते हैं, रट्टा विधि से आपको पढ़ाने की बात करते हैं और सिर्फ डेट बता देंगे, उसका कारण बता देंगे, बस। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था, क्यों ये हुआ। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था के बाद में क्या होता है कि ब्रिटेन एक तुर्की राज्य था, तुर्की एक राज्य था और तुर्की जो है वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, उधर ब्रिटेन के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन अर्थात अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि भारतीयों से मदद की थी और भारतीयों ने मदद किया भी था इस युद्ध में, सेना में भर्ती होकर के। गांधी जी ने आह्वान भी किया था कि सेना में भर्ती हुई है। लेकिन तुर्की के खिलाफ जब युद्ध होता है तो भारतीय मुसलमानों को ये डर था, क्योंकि तुर्की का जो सम्राट था वो पूरे मतलब विश्व जगत का खलीफा था, उसको माना जाता था। अब खलीफा दोस्तों आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद आने वाले उत्तराधिकारियों को उनको माना जाता है। तो एक धार्मिक पद था जिससे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। भारतीय मुसलमानों को डर था कि अगर जर्मनी परास्त होता है तो फिर तुर्की का क्या होगा। लेकिन ब्रिटेन ने आश्वस्त किया था, क्योंकि वो भारत से मदद लेना चाहता था, भारतीय मुसलमानों से मदद लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा था कि हम तुर्की का कुछ भी गलत नहीं करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन होता क्या है, बाद में जब जर्मनी परास्त होता है तो तुर्की भी परास्त हो जाता है। उसके बाद में मित्र राष्ट्रों ने क्या किया कि तुर्की को आपस में बांट लिया और इस तरीके से तुर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और वहाँ के खलीफा को क्या किया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है, पद से उतार दिया जाता है। और बाद में जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर क्या होता है, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा कारण यही बनता है और इसके बाद इसके लिए खिलाफत कमेटी बनती है। फिर बाद में महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व सौंपा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां काफ़ी इसके लिए काम करते हैं और मोहम्मद अली ने भी इसके लिए काम किया। और पहली बार यहाँ पर मुसलमानों के साथ में मिलकर के गांधी जी ने क्या, हिंदू और मुसलमान एक साथ यहाँ पर आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी जी ने इसमें काम किया, वो चाहते थे कि भारतीय मुसलमान और हिंदू एक साथ हों और इसके लिए ये खिलाफत आंदोलन में उन्होंने मदद भी की। हालांकि बाद में तुर्की ने क्या किया कि अपना स्वयं का हल निकाल लिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ पर एक आंदोलन होता है, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि वहाँ का जो खलीफा था उसको बदल दिया। मोहम्मद नाम के व्यक्ति को खलीफा बनाया गया था, उसको उसने उतार करके अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति को खलीफा बनाया और साथ साथ में खलीफा के जितने भी अधिकार थे उनका अपहरण कर लिया, अर्थात उनको छीन लिया, नाम का खलीफा रह जाता है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय मुसलमानों को और गुस्सा आता है कि ये तो गलत हो रहा है। फिर यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है, सुझाव देने के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो जब यहाँ से प्रतिनिधिमंडल तुर्की जाता है तो वो उसकी सिर्फ उपेक्षा ही नहीं करता है, बल्कि ये देख करके कि लोग हमको समझाने आए, वो और गुस्सा होता है और पूरी तरीके से खलीफा पद को ही समाप्त कर देता है। और जब ऐसा हो जाता है तो बाद में क्या होता है कि दोस्तों ये जो खिलाफत आंदोलन है वो फिर समाप्त हो जाता है। एक फायदा यहाँ पर ये होता है कि असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति होती है। महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक बात रखी थी, एक प्रस्ताव रखा था कि हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे और इसके लिए एक शख्स ने, एक मुस्लिम व्यक्ति ने यह भी कहा था कि मुसलमान जितने भी मुसलमान भाई हैं वो फौज में भर्ती ना हो, फौज में नाम ना लिखाएं और फौज में इस तरीके की मदद करना हराम है। तो इस तरीके का जो ये भाषण दिया गया उनके द्वारा, इस भाषण को महात्मा गांधी ने पूरे देश में फैलाया था कि अंग्रेजों की मदद किसी भी तरीके से ना की जाए, क्योंकि फौज में भर्ती हो रहे थे और ब्रिटेन की मदद की जा रही थी। इन्होंने ये प्रण लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे और इसीलिए यहाँ से शुरुआत हो जाती है असहयोग आंदोलन की, जिसका अर्थ होता है कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। इसके बाद में आता है असहयोग आंदोलन। इससे इतने से ही काम नहीं बनता है। आपको पता है कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, खिलाफत आंदोलन असफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू होता है असहयोग आंदोलन। 22 फरवरी 1922 को वापस लिया जाता है। सबसे बड़ा जन आंदोलन था। कैसर हिंद की उपाधि भी यहाँ पर वापस ले ली जाती है गांधी जी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू
हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन का मतलब वही है कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे किसी भी तरीके से। जब हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम भी क्या करेंगे, जितने भी पद हैं, जितने भी कर्मचारियों के पद हैं, जहां जहां पर वे भारतीय काम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि हम उन पदों का बहिष्कार कर देंगे। हम सरकार की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मदद नहीं हो रही है, हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। और साथ साथ में ये भी था कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, वो जांच भी नहीं होती है। इसके वजह में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में ये आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 12 फरवरी 1922 को वापस लिया जाता है। क्यों ये 12 फरवरी 1922 को वापस लिया जाता है? वो इस वजह से, चूंकि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हो जाता है गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये होता है। और एक भगवान अहिर नाम के एक व्यक्ति जो कि भूतपूर्व सैनिक था, उसके नेतृत्व में कई लोग मतलब असहयोग आंदोलन का धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने क्या किया कि फायर कर दिया। फायर करने में भीड़ जो थी वो इधर उधर उग्र हो गई, इधर उधर भागने लगी। इसी उग्र भीड़ ने क्या किया कि गुस्सा करके पूरे थाने को जला दिया। उसमें से 22 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो जल करके खाक हो जाते हैं। तो भगवान अहिर नाम के व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। और इस तरीके से जब 22 लोगों की हत्या की जाती है, 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर, जिसको हम चौरी चौरा कांड कहते हैं, ये आपका होता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब गांधी जी, चूंकि गांधी जी के आंदोलनों का उद्देश्य रहता था कि वो हिंसात्मक ना हो, अहिंसा का पालन किया जाए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, जब देखा कि इस तरीके का हिंसात्मक प्रदर्शन हो गया है, तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फैल रहा था, तीव्र तरीके से फैल रहा था, जोरदार तरीके से आंदोलन हो रहा था, बड़ा रूप ये अपना ले रहा था। और ऐसे में उन्होंने क्या किया कि इसको वापस ले लिया। इसी एवज में CR दास ने कहा है कि गांधी जी जो भी आंदोलन शुरू करते हैं बड़े जोर शोर से, जोश से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ठंडे पड़ जाते हैं और इसके बाद आंदोलन छोड़ देते हैं। ये सारे आंदोलनों में देखने को मिलता है गांधी जी के। तो काफ़ी विरोध भी किया गया गांधी जी का कि इतने बड़े स्तर पर जब आंदोलन हो रहा था, परास्त होने लगे थे, थक गए थे अंग्रेज लोग, तब आपने बीच में क्या किया, आंदोलन को छोड़ दिया। तो इनका उद्देश्य अपना कुछ अलग था। और दोस्तों, इसी समय कैसर हिंद की उपाधि जो आपका 1915 ईस्वी में गांधी जी को दी जाती है, क्यों दी जाती है? चूंकि गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया था कि आप ब्रिटेन की मदद करिए द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके एवज में खुश होकर के ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया था, गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि धारण दी थी, और इसको बाद में त्याग देते हैं। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद कि मैं चौरी चौरा कांड में ऐसा मतलब इसको त्यागा था, इस उपाधि को। तो दोस्तों याद रखिए, चौरी चौरा कांड के बाद में और 1920 ईस्वी की शुरुआत में कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी के द्वारा छोड़ी जाती है। हाँ, जो आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो नाइटहुड और सर की उपाधि थी, वो उसी समय 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद में छोड़ दी जाती है, त्याग दी जाती है। वो एक अलग की बात हो गई। अब दूसरा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 ईस्वी में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, सिविल डिसओबीडियंस जो गांधी जी का सत्याग्रह है, वो एक डेविड थूरो नाम के व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, उनकी पुस्तक है सिविल डिसओबीडियंस। उन्हीं की पुस्तक से इनका सत्याग्रह प्रेरित था। और इन्होंने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसका अर्थ होता है कि विनयपूर्वक हम अंग्रेजों की आदेश का पालन नहीं करेंगे, विनयपूर्वक अंग्रेजों के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, ये कोई नहीं पढ़ाता है, आप सुन लीजिए। देखिए, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी। 11 सूत्री मांग में यह था कि नमक कर को आधा कर दिया जाए, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, जो भारतीय पोत हैं, जहाज हैं, उनकी सुरक्षा के सिर्फ की जाए। इसके अलावा जो रक्षात्मक शुल्क है उसको कम कर दिया जाए, जो आपके ऑफिसर हैं उनके वेतन को कम किया जाए, ताकि भारत के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उनको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की कई सारी मांगें जो हैं वो, और इसके अलावा राजनीतिक जो बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो इस तरीके की कई 11 मांगें जो थी वो गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन कोई इनकी बातों को मानता नहीं है, सुनता नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं जो ये प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको वापस ले सकता हूं अगर ये मांगे मानी जाएं तो, लेकिन कुछ नहीं सुना जाता इनकी बात को। जब नहीं बात मानी जाती है तो फिर उन्होंने क्या किया कि 1930 ईस्वी में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरू करते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि दोस्तों,
साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी, जो कि नवसारी जिला एक पड़ता है गुजरात में, वहाँ पर एक दांडी नामक जगह है, वहाँ तक इन्होंने लगभग 385 से या 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। 24 दिनों में अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ में इन्होंने यात्रा की और जा करके वहाँ मुट्ठी भर नमक उठा करके इन्होंने क्या किया, नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़ा। तो नमक कानून तोड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक कब, 1930 ईस्वी में। और 24 दिन की यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, 390 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कर्मचारी मदद नहीं करेंगे अंग्रेज़ों की, ऑफिसों में काम करना बंद कर दिया जाएगा, जो आपके विदेशी वस्त्र हैं उनकी होली जला दी जाएगी। तो इस तरीके का कई काम किया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस जो पैदल मार्च था, दांडी मार्च, इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। और मुसोलिनी, जो कि दोनों ये आपके तानाशाह हैं, तो नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की है गांधी जी के इस दांडी मार्च की। तो दांडी एक जगह है आपके नवसारी जिला गुजरात में, और साबरमती आश्रम ये भी आपका गुजरात में ही है। तो ये दोस्तों कई महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर थे। इसके बाद में द्वितीय गोलमेज, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब भयंकर रूप से चलता रहता है, तो लॉर्ड इरविन, जिसने पहले बात नहीं सुनी थी, उसने अब क्या किया कि गांधी जी के मध्य में गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी में, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले गांधी इरविन समझौता होता है 1931 ईस्वी में। और यहाँ पर क्या था कि गांधी जी की जो मांगें थी, उन मांगों में ये बातें मानी गई थी कि नमक कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाए, साथ साथ में कई ऐसी चीज़ें थी जो कि गांधी जी के द्वारा जो मांगी गई थी, उनको अंग्रेजों ने क्या किया था कि मान लिया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि 50% नमक कर हटा दिया जाए, ये नहीं माना गया, और 50% जो आपका टैक्स है वो वसूला कम कर दिया जाए, वो तो इस तरीके की बहुत सारी प्रमुख मांगें नहीं मानी गई। और इसका बाद में विरोध भी होता है, इसका विरोध भी होता है। कई लोग कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं कि बिना पूर्ण स्वराज की मांग के ही इस तरीके का समझौता होकर लिया गया, गांधी इरविन समझौता। और इसके अलावा एक और यहाँ पर विरोध होता है, गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो नवयुवक थे उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने भगत सिंह की और राजगुरु सुखदेव की जो फांसी थी उसको वो टलवा नहीं सके, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी दे दी जाती है, आप सभी को पता है। तो गांधी इरविन समझौते में भी गांधी जी ने ये बात पता नहीं क्यों नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं की गई। हाँ, हालांकि ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि जिन लोगों ने हिंसात्मक तरीके से आंदोलन नहीं किया है उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए, ऐसे बंदियों को, अभियुक्तों को छोड़ दिया जाए, ये बात तो मान ली गई। और गांधी जी ने भी कहा था कि अगर ये सारी बातें मान ली जाती हैं तो हम क्या करेंगे, अपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे, स्थगित कर देंगे। बाद में समझौता होता है, इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन इसका विरोध भी कई बड़े स्तर पर होता है गांधी जी का, लेकिन फिर भी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से वापस ले लिया जाता है। इसके और हाँ दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, तीन हुए हैं 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में जो समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता जिसको बोलते हैं, उस गांधी इरविन समझौते में क्या होता है दोस्तों कि ये बात मानी थी गांधी जी ने कि हम या कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगा, जरूर लेगा, ये बात भी गांधी इरविन समझौते के तहत मानी गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और इसी गांधी इरविन समझौते में जब इस तरीके से काफ़ी विरोध होता है गांधी जी का, वो कहते हैं कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा। कराची अधिवेशन में यह बात कही थी, 1931 ईस्वी में होता है, कराची में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, और इसी में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव भी पारित होता है। तो गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा, इस तरीके का कथन जो है वो कराची अधिवेशन के दौरान दिया गया था 1931 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता के तहत, इसी में गांधी इरविन समझौता भी होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी में। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता जो है वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसमें यही था कि अगर हमारी बातें मान ली जाती हैं तो हम अपना ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको स्थगित कर देंगे। गांधी जी बाद में स्थगित कर भी देते हैं। इसके बाद 26 सितंबर 1932 ईस्वी में क्या होता है? पूना समझौता होता है। दोस्तों
जब कम्युनल अवार्ड आया रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों में सिखों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को अलग प्रतिनिधित्व मंडल उनका दिया जाएगा, निर्वाचन मंडल अलग से उनको दिया जाएगा। तो इसमें एक व्यवस्था ये भी थी कि दलितों को अल्पसंख्यक मान करके इनके लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाएगी और महिलाओं को भी अलग से आरक्षण दिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान किया गया था। चूंकि भीमराव अम्बेडकर ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था जिसको रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंच चार्ट रखा था उसमें इस बात को स्वीकार किया गया था। तो ये बात जो थी कि दलितों को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस मांग को जब रखा जाता है तो गांधी जी ने क्या किया कि आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन दोस्तों ये जेल में ही करते हैं गांधी जी, और बाद में मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के कहने पर भीमराव अम्बेडकर दबाव में आ जाते हैं और बाद में क्या कहते हैं कि जो दलितों के लिए अलग से मांगी जा रही थी मांग, सीटों का आरक्षण अलग से मांगा जा रहा था, उस आरक्षण की बात को वापस लेते हैं। हाँ, हालांकि इसके साथ ये भी किया गया था कि जो सीटें थी उन सीटों को 71 से बढ़ा करके 148 लगभग दोगुने से ज़्यादा कर दी जाती हैं, और इसके साथ साथ ये तो प्रांतों में व्यवस्था की जाती है कि दलितों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो 71 से 71 से बढ़ाकर के 148 कर दिया जाता है। लेकिन केंद्र में व्यवस्था भी की जाती है, केंद्र में सीटें जितनी भी थी उसका 80% उसमें वृद्धि कर दी जाती है। 18% मतलब 18% केंद्रीय विधानमंडल में बढ़ा दिया जाता है और प्रांतीय विधानमंडलों में सीटें 71 से 148 कर दी जाती। कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि 71 से 148 में अगर 18% की वृद्धि करेंगे तो ये तो होता नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, प्रांतों में 71 से 148 है और आपका केंद्र में क्या है, 18% की वृद्धि की गई थी दलितों की सीटों पर। ठीक है, दलितों की सीटों पर आरक्षण की मतलब सीटें बढ़ाई गई थी। तो ये बात यहाँ पर आप लोग याद रखिए। तो ये पूना समझौता था जो कि अंबेडकर जी के मध्य और गांधी जी के मध्य में किया गया था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में होता है ये। इसमें क्या था कि ये क्यों हुआ, देखिए कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है। पवनार में महाराष्ट्र में इन्होंने प्रथम ये अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। इसके अलावा द्वितीय सत्याग्रही बाद में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और इसी में नारा दिया गया था दिल्ली चलो। अब बात हम करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, जो 17 अक्टूबर 1940 को आता है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति में जब ब्रिटेन जो है वो बड़ा परेशान है, ऐसी स्थिति में हमें सरकार की मदद करना चाहिए। लेकिन गांधी जी का मानना ये था कि सरकार की मदद कैसे करें, जब हमारी मांगे नहीं मानी जा रही तो हम मदद क्यों करें। ये आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है। लेकिन बाद में जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया जाता है तो जवाहरलाल नेहरू भी साथ में आ जाते हैं। तो ये अकेले सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। चूंकि कांग्रेस इनका साथ नहीं देने लगी तो इन्होंने क्या किया, अकेले ही सत्याग्रह शुरू कर दिया। और इनके साथ में पहली बार प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे बनते हैं और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू भी इनके साथ में जुड़ जाते हैं। चूंकि एक रीज़न ये भी था कि जो कांग्रेस से जो भारतीय जनता का विश्वास था, भरोसा था, वो उठने लगा था, क्योंकि वो हमेशा सरकार का साथ देने की कोशिश कर रही थी। तो ये चीज़ दिखानी थी कांग्रेस को कि हम सरकार के साथ में नहीं है, हम जनता के साथ में हैं। इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया था। कब? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में। तो ये भी दोस्तों आपको पता है। और इसी में अगस्त प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया गया था। इसके बाद आता है अगला भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त 1942 ईस्वी में होता है। इसी में करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, इसी में करो या मरो का नारा दिया गया। इसी में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले अगर बात करें तो यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया गया। हालांकि गांधी जी ने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा है गांधी जी के द्वारा भी दिया गया, लेकिन सबसे पहले यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। और इसी समय वर्धा प्रस्ताव, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब का रखा गया, वर्धा प्रस्ताव इसको कहा जाता है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी में यह पारित होता है। इसी समय क्या था कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग गांधी जी का विरोध कर रहे थे। तो जब गांधी जी ने इसको ये बात पता चली तो गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। कई बार लोग ये पढ़ लेते हैं ये कथन को, लेकिन पता नहीं रहता कि आखिर ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा कि जो वर्धा प्रस्ताव पारित होता है, पारित होने के पहले कांग्रेस के अंदर कुछ लोग गांधी
गांधी जी को अब विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी को ये लगा कि ये लोग सोच रहे हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसी एवज में गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, आप ये मत समझो कि कांग्रेस ही सब कुछ है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला था। तो ये कथन कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। बाद में क्या होता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद जो इनके साथ हमेशा रहते थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। इनके अलावा जितने भी प्रमुख सभी कांग्रेसी नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को बचा लेते हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया हैं, उषा मेहता हैं, लेकिन इन लोगों ने भी शांत नहीं बैठे। इन लोगों ने क्या किया कि भूमिगत होकर के छिप करके क्या किया कि कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, अर्थात रेडियो के माध्यम से लोगों को संबोधित करते थे। लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना इन्होंने जागृत की। किसने? राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के द्वारा किया गया। ये कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की ये अंतिम लड़ाई थी। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ये अंतिम लड़ाई थी। और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आंदोलन है ये पूरी तरीके से नेतृत्व विहीन हो गया था। जब गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए, सारे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए, जितने भी प्रमुख नेता थे सभी के सभी, जो कुछ बचे थे वो छुप के काम कर रहे थे, बाकी सभी गिरफ्तार कर लिए गए। अब कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं बचा, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। भारत का नेतृत्व विहीन आंदोलन, सिर्फ जनता के द्वारा ही आंदोलन किया जा रहा था, इस वजह से इसको नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी को व सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है इनको। और गांधी जी ने जेल में ही 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। और बाद में क्या होता है कि खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 ईस्वी को इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो ये कुछ महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रमुख आंदोलन व सत्याग्रह थे उनकी हमने बात की। दोस्तों अगर कोई मिस्टेक अगर बोलने में हो गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल वैसा ही बना रहे और हम आगे वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।